मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सहारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ। नंबर 10। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। मुझे भी मालूम है, माननीय कंट्रोवर्सी होगी, हो रही है। हमें क्या थी, 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट था। हम भी सालों तक जिस तरह सबने सत्ता का सुख भोगा, हम भी भोग सकते थे। कल कौन सा चुनाव है मान्यवर? कौन से कल इसका राजनीतिक फायदा उठाना है? चुनाव 4.5 साल के बाद है, मगर देश की समस्याओं को कितने साल तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़ी करते रहेंगे। जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए। अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी। नंबर 9। क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सहारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई आपत्ति नहीं है। कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को? मान्यवर ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के, आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। नंबर 8। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने। इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना। नंबर 7। सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। नंबर 6। मान्यवर बिनोय विश्वास जी यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा से सरकार चल रही है। आपको तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको तो अधिकार ही नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा से केरल के अंदर 120 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए। आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करने का कोई अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 120 कार्यकर्ताओं को मार दिए गए हैं। एक भी जांच नहीं हुए। मान्यवर आप क्या पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करेगी और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगी। मान्यवर प्लीज कंटिन्यू माननीय मंत्री जी। मान्यवर हो सकता है
मान्यवर, हो सकता है मेरी बात किसी को कटु लगे, मगर मैंने जो कहा है वो सत्य कहा है। भारतीय जनता पार्टी के 120 कार्यकर्ताओं की हत्या केरल में हुई है। मान्यवर, आपके लोगों को भी हत्या किया है, कांग्रेस के लोगों को भी हत्या किया है उन्होंने। एक सेकंड, दो टेक्निकल मुद्दे खड़े करें कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता मारे गए, मगर हम शासन में नहीं थे भाई, हम शासन में नहीं थे। कांग्रेस आती है तब होता है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है तब होता है, दोनों हमारे मरते हैं। मान्यवर, बीके हरिप्रसाद जी ने एक शार्प क्वेश्चन मुझे ही पूछ लिया कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री हूं। बीके हरिप्रसाद जी, भाजपा के कार्यकर्ता इस देश के नागरिक नहीं है क्या? तो उसकी भी चिंता मुझे करनी है, इसीलिए मैं कर रहा हूं भाई। तो इसकी चिंता ना करूं क्या? तो मैं गृह मंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावे हूं क्या? मैं पूरे देश का गृह मंत्री हूं और भाजपा के कार्यकर्ता भी इस देश के नागरिक है, उसकी सुरक्षा की चिंता भी मेरी। नंबर 5, और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो, मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। नंबर 4, उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी श्री सावरकर की थी। श्री सावरकर की थी या नहीं थी, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता, मगर जिन्ना साहब ने जब 2 नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रसारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया? रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं? तो किसने साइन किया? मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। नंबर 3, आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया। उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले। नहीं, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी। आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाए। नंबर 2, और जब एनआईए के अंदर एनआईए एक दरखास्त लेकर आती है कानून का उपयोग कर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर सकते हैं, ये जब करते हैं तो चिदम्बरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है? मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में उसके इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदम्बरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है, मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के। और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे, अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली। कब तक प्रतिबंध लगाती जाए? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। नंबर 1, श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये देशद्रोही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा साहब। मैं इस बात को डिनाई करता हूं।
मगर आज मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं, कैसे कैसे रंग बदलते हैं। मान्यवर कल Please sit down. Don't create a कल unhealthy situation. लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया If था। he eats, that's a different matter. मैं सिर्फ If he इतना eats, ही that's a जानना different matter. चाहता हूं, Otherwise, शायद wait for your turn. मुझे न बताए, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला।